सविनय अवज्ञा आंदोलन हमने शुरू कर लिया और उस आंदोलन को शुरू करने के बाद में सब लोग इस आंदोलन में व्यस्त हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, यहां पर गोलमेज सम्मेलन आयोजित होते हैं लंदन में, और गोलमेज सम्मेलन किस लिए बुलाए गए थे, संवैधानिक सुधार करने के लिए, ठीक है, संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इनको बुलाया गया था। प्लस इसको बुलाने के पीछे रीजन मैंने आपको एक और बताया था ना, साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी ना भाई, साइमन कमीशन जो है, ठीक है, जो कि 1919 अधिनियम के सुधारों की समीक्षा करने गया कि वाकई में सुधार हुए या नहीं हुए, ठीक है। तो सुधार हुए या नहीं हुए इस चीज की रिपोर्ट इन्होंने तैयार करी है। और संवैधानिक और भी बहुत सारे संवैधानिक मुद्दे हैं, अगला मतलब आगे चलकर भविष्य में जो नया अधिनियम आएगा उसमें आप क्या चाहते हैं, ये सारी चीजें गोलमेज सम्मेलन में डिस्कस होनी थी, इसके बारे में चर्चा करनी थी, इसलिए गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। कहाँ, ब्रिटेन में, लंदन में। वहां रखने के पीछे एक कारण और कहा जाता है, बताया जाता है, और वो क्या है कि आपके यहाँ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो लोग बिजी थे, अगर वो इस आंदोलन को छोड़कर लंदन चले जाएंगे, ठीक है, बड़े जो नेता अगर लंदन चले जाएंगे तो आंदोलन जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। लंदन चले जाएंगे तो आंदोलन क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, ये सोचा गया था, ठीक है। पर हुआ क्या, पहला जो गोलमेज सम्मेलन है इसमें बहुत से लोगों ने भाग लिया, परंतु इसमें गांधी और गांधी के साथ ही नाम आ जाएगा आपके साथ कांग्रेस, इन्होंने भाग नहीं लिया है, ठीक है। कांग्रेस ने और गांधी जो है उन्होंने भाग नहीं लिया पहले गोलमेज सम्मेलन में। वो कहाँ बिजी है, सविनय अवज्ञा में बिजी है, और उन्हें पता है कि अगर हम लोग ये गए गोलमेज सम्मेलन में होना कुछ नहीं है, ठीक है, होना कुछ नहीं है, तो हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां जब पहले पता चला कि पहले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी नहीं गए हैं या कांग्रेस का एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ, तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन था वो क्या रहा, असफल रहा। इसकी असफलता के पीछे रीजन ये भी था कि कांग्रेस शामिल नहीं हुई, और इसके पीछे रीजन ये था सांप्रदायिक मुद्दा। तो ये दो रीजन के कारण ये क्या रही, असफल हो गई। तो पहला गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया, खत्म हो गया, असफल हो गया, कोई रिजल्ट नहीं निकला इस गोलमेज सम्मेलन का। अब उसके बाद में क्या होता है, अब इसके बाद में जब इरविन, भारत का वायसराय कौन है, इरविन, तो इरविन के ऊपर एक प्रेशर बनता है कि भाई आप कुछ भी करो चाहे से, आपको गांधी को जो है वो अगले गोलमेज सम्मेलन में भेजना ही पड़ेगा। कांग्रेस का सदस्य जो है, उन कांग्रेस में से मान लो गांधी है, गांधी खुद आना चाहे तो उन्हें भेजना ही भेजना है, और अगर कांग्रेस का कोई अन्य सदस्य आकर अगर शामिल हो जाए तो आप उन्हें भी भेज सकते हो। तो इरविन के ऊपर प्रेशर डाला, तो इरविन ने कहा मैं ऐसा क्या करूं, इरविन ने कहा मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये गांधी शामिल हो जाए। तो यहां जब गांधी को भी समस्या थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ज्यादा लंबा नहीं टिक पाएगा, तो दोनों के सामने समस्या थी, तो दोनों ने कर लिया, गांधी इरविन, हालांकि दोनों ने क्या कर लिया, समझौता, जिसमें यू लिखना ज्यादा सही रहेगा, गांधी इरविन समझौता। अब गांधी इरविन समझौता हो गया दोनों के बीच में, गांधी जी की कुछ शर्तें उन्होंने मान ली, इरविन ने कुछ शर्तें इन्होंने मान ली। इन्हीं शर्तों में एक जो आपने सबने सुना है, भगत सिंह की फांसी को माफी देने की जो बात थी वो मानी नहीं गई थी, ठीक है। अब गांधी जी जो है तैयार, भाई शर्तें मान ली, इरविन ने क्या की, शर्तें मान ली। तो जब पहला गोलमेज सम्मेलन होता है उस वक्त वायसराय कौन है, जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ है तो वायसराय कौन, लॉर्ड इरविन, ठीक है। इरविन ने तैयारी कर ली, सारे काम कर लिए, ठीक है। अब हुआ क्या, इरविन का ये जो समझौता है, इरविन का ये समझौता है जो मैंने कल आपको अच्छे से पढ़ाया था। अब इरविन के समझौते के आधार पर महात्मा गांधी को यह कहा गया था कि आपको दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना है और सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना है। तो महात्मा गांधी ने कहा मैं एक काम करता हूं, स्थगित कर देता हूं सविनय अवज्ञा आंदोलन, और गोलमेज सम्मेलन में मैं शामिल हो जाऊंगा। कल लास्ट जो क्लास हुई थी वो ये थी। अब आज हमें पढ़ना है दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी शामिल होते हैं, और महात्मा गांधी जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाकर क्या प्राप्त करते हैं, ठीक है। जब भारत का लौट कर आएंगे तब भारतीयों के लिए वो क्या तोहफा लेकर आएंगे, यहां तक हमने कल तक पढ़ लिया, मतलब जो लास्ट क्लास थी उसमें यहां तक देख लिया था। चलो आज का जो हमारा टॉपिक, चलो आज मैं क्या क्या पढ़ाने वाली हूं थोड़ा सा देख लो एक बार। आज हम पहले तो पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन 2, ठीक है, और गोलमेज सम्मेलन के बाद में हम पढ़ेंगे आपके यहां सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण, सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण, कि वापस स्टार्ट क्यों किया महात्मा गांधी ने। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सांप्रदायिक पंचाट,
क्या होता है ये सांप्रदायिक पंचाट? इसी को एक शब्द इंग्लिश में दिया गया है, कम्युनल अवार्ड। ठीक है, इसको आगे अच्छे से लिख दूंगी मैं। सांप्रदायिक पंचाट के बाद में आ जाएगा महात्मा गांधी का अनशन, महात्मा गांधी का अनशन, और महात्मा गांधी के अनशन के बाद आ जाएगा गोलमेज सम्मेलन दूसरा। ये यहाँ आज के टॉपिक ये रहेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वो ये कंटेंट रहेगा, किस चीजों में बारे में बात करने वाले। तो आज का जो पहला कंटेंट है हमारा वो है गोलमेज सम्मेलन का दूसरा हिस्सा। अब गोलमेज सम्मेलन पार्ट 2 हुआ कब, अगर हम बात करें 1931 में। अगर हम एग्जैक्टली महीने की बात करते हैं तो ये हुआ है आपके सितंबर 1931 से लेकर चला है दिसंबर 1931 तक, चला है दिसंबर 1931 तक। अब देखो, जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है तब भारत में वायसराय कौन है, मुझे ये बताओ। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तब भी क्या वायसराय इरविन थे? नहीं, वायसराय बदल दिए गए हैं, और वो कौन है? विलिंगटन। अब कौन है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, पहला गोलमेज सम्मेलन, उस दौरान भारत का वायसराय कौन था? फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तब भारत का वायसराय कौन था? तो दूसरे वाले में चेंज हो जाएगा, कौन है? विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन, ये भारत के वायसराय हैं। चलो, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? दूसरे गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? वही जिसने पहले की थी, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमपेज मैकडोनाल्ड, रैमपेज मैकडोनाल्ड, इन्होंने क्या की है? अध्यक्षता, और ये ब्रिटेन के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। हालांकि इस वक्त जैसे दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, उस वक्त जो है, ठीक है ना, उस वक्त जो है मतलब ये कह सकते हो कि इनकी पार्टी नहीं थी, गठबंधन की सरकार बनी थी एक्चुअल में, किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था। तो इस वक्त दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गठबंधन की सरकार बनी थी, उस गठबंधन की सरकार के अंदर भी रैमपेज जो है, ठीक है, रैमपेज मैकडोनाल्ड जो है वो ही प्रधानमंत्री थे। चलो, अब देखो, अगर हम बात करते हैं तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो है वो 7 सितंबर 1931 को आपका जो पहला हुआ था वही हो रहा है, जो पहला हुआ था वो कहां था? सेंट जेम्स पैलेस, ये भी वही होता है, सेंट जेम्स पैलेस जो है वही ये सम्मेलन आयोजित किया गया। चलो, इस सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल होते हैं ना, तो एग्जाम में एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं जैसे कांस्टेबल वगैरह के, उनमें एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या आता है? महात्मा गांधी जो है, ये महात्मा गांधी छोड़ो, महात्मा गांधी के साथ और भी बहुत सारे व्यक्ति जो थे, जो भारत से गए थे, उनके साथ वो किस जहाज पर बैठकर गए थे? मतलब महात्मा गांधी लंदन गए हैं गोलमेज सम्मेलन दूसरे में भाग लेने के लिए, तो कौन से जहाज पर बैठ के गए हैं? तो उस जहाज का नाम क्या आएगा? राजपुताना। पूरा नाम अगर मिलता है ना तो SS राजपुताना करके आपको पूरा नाम मिलेगा उनका, ठीक है। ये जहाज का नाम है, किसका नाम है? ये जहाज का नाम है। तो महात्मा गांधी लंदन जो है वो किस जहाज पर बैठकर, किस जहाज में बैठकर गए थे? राजपुताना, ठीक है। अब आगे देखो, चलो अगली बात है कि इसमें भाग किस किसने लिया है। एक लंबी चौड़ी लिस्ट, देखो बहुत सारे बात ध्यान रखना, पहले गोलमेज सम्मेलन में जिन्होंने भी भाग लिया ना, उससे ज्यादा लोगों ने ही शामिल भाग लिया था। कुछ जो महत्वपूर्ण थे वो सुन लो। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस की तरफ से गए हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की एक बड़ी दिल्ली तमन्ना थी कि मैं अंसारी जी को लेकर जाऊं साथ में। होता है ना, चलो भाई घूमने जा रहा हूं, मैं भी जाकर आ रहा हूं, घूमने तो क्या जा रहा हूं, काम से जाकर आ रहा हूं, तो तुम भी चलो, अगर तुम मेरे साथ होगे तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो महात्मा गांधी जी की बड़ी तमन्ना थी कि मैं अंसारी जी को साथ लेकर जाऊं, पर वायसराय ने मना कर दिया था कि नहीं, कांग्रेस की तरफ से एक ही प्रतिनिधि जाएगा और वो आप ही हो, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने चलो भाई, अनुमति नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके साथ में आप एक नाम और पढ़ते हो, सरोजनी नायडू। अब आप कहोगे मैडम ये भी तो कांग्रेस से थी, कांग्रेस से तो एक ही प्रतिनिधि शामिल हुआ है, वो है महात्मा गांधी। एग्जाम में कभी क्वेश्चन देखो कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था, तो वो शब्द महात्मा गांधी ही है, वो व्यक्ति महात्मा गांधी ही है। सरोजनी नायडू जो है उन्होंने महिला के रूप में उन्होंने भाग लिया था, क्योंकि महिला जो प्रतिनिधि के रूप में गई थी वो सरोजनी नायडू थी। हालांकि वो भी कांग्रेस से जुड़ी हुई ही है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसी के साथ एनी बेसेंट जो है वो भी भाग लेती है।
क्योंकि एनी बेसेंट जो है उनका एक बहुत बड़ा जो काम था ना, वो था होम रूल लीग आंदोलन में कि संवैधानिक सुधार किए जाए, भारतीयों को स्वराज मिलना चाहिए, ऐसा स्वराज जो वो अंग्रेजों के अधीन प्राप्त करेंगे। ठीक है, एक मजबूत सरकार होनी चाहिए, एक उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए। और अब जब उत्तरदायी सरकार की बात कर रही है गोलमेज सम्मेलन, तो उसमें एनी बेसेंट तो भाग लेगी ही लेगी ना। अच्छा, इसी के साथ में उद्योगपति जो होते हैं ना, जो व्यावसायिक वर्ग को जो प्रतिनिधि कर रहे थे, उनका नाम है घनश्याम बिड़ला। तो ये घनश्याम बिड़ला जो है ये जाते हैं, घनश्याम बिड़ला। ये उद्योगपति आप कह सकते हो, पूंजीपतियों की तरफ से ये जाते हैं, प्रतिनिधि भेजा गया। अच्छा, दलितों के लिए अगर दलित विशेष की बात करूं, दलित समाज से, तो वो गए हैं BR अम्बेडकर। आपके तेज बहादुर भी गए हैं, हालांकि वो इससे नहीं है, उनका अलग है। तेज बहादुर संप्रभु भी शामिल हुए हैं। अब एक और बात देखो, एक और बात आपको क्या देखनी है, हाँ, जो विशेष है, क्या आपके एक व्यक्ति ने भाग लिया था, ट्रिपल एम। कौन है ट्रिपल एम, बताओ। हालांकि फुल फॉर्म नहीं आएगी, फुल फॉर्म नहीं आएगी, मुझे बताओ ट्रिपल एम कौन थे। राष्ट्रीय दल से भाग लिया इन्होंने, बताओ। राष्ट्रीय दल से ये गए हैं, और कौन है, बिल्कुल क्या बात है, सही पकड़ा विनोद ने, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, बिल्कुल सही कह रहे हो, मदन मोहन मालवीय जी भी गए हैं, और उन्होंने राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि के रूप में जाकर वो शामिल हुए थे, कांग्रेस के रूप में जाकर वो शामिल नहीं हुए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ऐसी बात नहीं कि केवल इन्होंने लिया है, और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं, मुस्लिम लीग भी गई है, आपके हिंदू महासभा भी गई है, और भी जो छोटे मोटे दल हैं वो भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है। और भी बहुत सारे लोग देसी रियासतों से, राजाओं की तरफ से भेजे गए अलग दूत हैं, आपके ब्रिटिश प्रांतों से अलग हैं। तो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग प्रतिनिधि जाकर जो है वो शामिल हुए थे। मैंने इनका नाम आपको इसलिए बताया क्योंकि ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, और बच्चा तब कंफ्यूज हो जाता है जब वो सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट को देखता है। ठीक है, कि भाई ये भी तो कांग्रेस में थी, हो सकता है ये भी जा सकती हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी गए थे। अच्छा, एग्जाम में ये आ जाए महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में, तो वो आएगा सरोजिनी नायडू। तीसरा, अगर उद्योगपति हम बात करें, पूंजीपतियों के रूप में कौन गए थे प्रतिनिधित्व के रूप में, घनश्याम बिड़ला। और आगे चलकर एक क्वेश्चन तो मैंने तुम लोगों से डिस्कस किया था ना, वो क्वेश्चन ये था कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। तो वो है आपके BR अम्बेडकर और तेज बहादुर, BR अम्बेडकर और तेज बहादुर। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय ये भी शामिल हुए थे। कुछ बच्चे सोचेंगे मदन मोहन मालवीय जो है वो कांग्रेस से भी हो सकता है, नहीं, वो राष्ट्रीय दल से शामिल हुए थे। तो ये शामिल हुए, और भी बहुत सारे दल शामिल हुए, ध्यान रखना। चलो, ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब एक छोटी सी बात सुनो, हुआ क्या एग्जैक्टली वहां हुआ क्या। जैसे वो लोग जाकर बैठे तो राउंड टेबल पे सब लोग बैठे इकट्ठा होके, तो यहां सबसे पहले है ना, ये जो प्रधानमंत्री आपको दिख रहे हैं ना, रैम्पेज मैकडोनाल्ड, बड़े खतरनाक आदमी थे। खतरनाक का मतलब बड़े ही चालाक किस्म के इंसान थे। इन्होंने जाते ही क्या कहा कि भाई यहाँ जो बैठे लोग हैं वो मेरे लिए सब एक समान है, जो भारत से आए हैं सबको समान अधिकार है, सबका एक जैसा सुना जाएगा, सबकी एक जैसी बात मानी जाएगी, और सभी को समान रूप में आदेश दिए जाएंगे। आप एक बात सोचो, पहला जो सम्मेलन था उसमें कांग्रेस शामिल नहीं होती है। हालांकि कांग्रेस भारत नहीं है, मैं ये नहीं कहती तुम्हें, परंतु उस वक्त राष्ट्रीय आंदोलन को चलाना, ठीक है, जो राष्ट्रीय आंदोलन को चलाना चाहता है, उसमें आंदोलन करना चाहता है, भाग लेना चाहता है या अपना योगदान देता है, वो व्यक्ति कांग्रेस से कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, कुछ विशेष व्यक्तियों को छोड़कर। ठीक है, ठीक है, वो कांग्रेस से जरूर जुड़ता है, क्योंकि कांग्रेस है वो भारत नहीं है, परंतु भारत से कम भी नहीं था। मतलब कांग्रेस जो है वो अकेली पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही है, और कांग्रेस के पास वाकई में पावर भी थी। वो भारत के बहुत अधिकांश, मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में फैली हुई थी, और जब भारत में किसी चीज को लागू करना है तो वो कांग्रेस जो है वो अपनी बातों के द्वारा मनवा सकती है। कांग्रेस के पास में इस बार एक बहुत बड़ा लीडर है बेटा, और वो है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी की वाकई में ये बहुत बड़ी खासियत थी कि वो सबको साथ लेकर चलते थे। दूसरा, उन्हें पता होता था, महात्मा जो गांधी जी है, उन्हें पता होता था कि मुझे सामने वाले को क्या कहना है जिससे वो कन्विंस हो जाए, क्या अंग्रेज, क्या जनता, और आगे चलकर आपको पता चलेगा क्या BR अम्बेडकर जो किसी की नहीं सुन रहे थे, उन्होंने महात्मा गांधी की बात मानी। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति में क्या था,
किस तरह सामने वाले को समझाना, इसकी स्किल्स थी उसके पास में। ठीक है, ये बहुत कम लोगों में हो पाती है स्किल्स, कि सामने वाले व्यक्ति को समझा पाए, उसे अपने अनुसार ढाल पाए। हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। बात समझो, महात्मा गांधी के पास सिर्फ दो ही मान के चलो गॉड गिफ्टेड पावर थी, सबको साथ लेकर चलते थे, ये उनकी सोच थी। ठीक है, ये उनकी सोच थी। और दूसरी बात क्या थी उनकी, जो मैंने बताई आपको, सामने वाले को, चाहे आम जनता हो, अंग्रेज हो या कोई भी हो, सामने वाले जो व्यक्ति है उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेते, जो कि अच्छा था। वो अपनी बात मनवाते थे, उनके पास पावर थी एक तरह से। अब देखो हुआ क्या है, यहां पर इन्होंने भाग लिया। तो आपको एक चीज समझ में आई, यहां मैकडोनाल्ड ने क्या किया है, मैकडोनाल्ड ने क्या किया, ये कहा कि कांग्रेस भी कोई बड़ी नहीं है, ये जो छोटे मोटे दल आए हैं ना, छोटे मोटे जो प्रतिनिधि के रूप में आए, इनके बराबर ही कांग्रेस है। मतलब क्या किया कांग्रेस के साथ, छोटे छोटे जो दल हैं, छोटे छोटे जो दल हैं, इन्हीं के बराबर कर दिया किसको, कांग्रेस को। और ये सुनकर महात्मा गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा। अरे बोले ये क्या कर रहे हैं ये लोग, इन्होंने मतलब कांग्रेस को, इन छोटे छोटे, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये छोटे दल है, पर कहा कि ये छोटे दल हैं, ये किसी सीमित क्षेत्र में, भाई किसी प्रांत में भी नहीं, किसी सीमित क्षेत्र से आए हैं। और ये लोग, मतलब ये सब लोग जो है, ये सब लोग एक जैसे, मतलब कांग्रेस भी इनमें एक जैसी। तो एक तरह से बहुत बड़ा ये अपमान था एक तरह से देखा जाए तो, कि सबको एक जैसा यहां मान लिया गया। ठीक है, कांग्रेस को भी इन सबके बराबर ही मान लिया। चलो, गांधी जी ने यह भी बर्दाश्त किया कि कोई बात नहीं, अगर हमें इन सबके समान मान लिया तो ये भी भारतीय, हम भी भारतीय, कोई दिक्कत नहीं है। इनका उद्देश्य भी है एक अच्छा संवैधानिक रूप में एक अधिनियम बनकर आए, और हमारा भी यही उद्देश्य है जिसमें हमें स्वराज प्राप्त हो। उद्देश्य सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैकडोनाल्ड ने यहां क्या किया, कांग्रेस को पावर नहीं दी, क्योंकि मैकडोनाल्ड को पता था अगर कांग्रेस को मैंने ज्यादा पावर दी तो कांग्रेस ऐसा कुछ मांग लेगा, और वो मुझे माननी पड़ेगी बात। तो यहां कांग्रेस को लीडर नहीं बनने दिया। देखो कितने होशियार है, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को लीडर नहीं बनने दिया। कांग्रेस जो है वो इन सब छोटे मोटों के बराबर ही है, लीडर तो ब्रिटेन ही है। तो उन छोटे समुदाय, उन छोटे दलों का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कांग्रेस भी अब उनके बराबर हो गई है, कुछ नहीं कर सकते महात्मा गांधी ने कहा चलो कोई बात नहीं, देखेंगे जो होगा। अब आगे चलकर दूसरा झटका महात्मा गांधी को तब लगा जब बी.आर. अम्बेडकर ने, ये तो पहली बात सामने आ गई क्या होता है। दूसरा झटका तब लगा जब बी.आर. अम्बेडकर ने यह कहा कि हमें दलितों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया जाए, मतलब दलितों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं, दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर अलग से सीटें दी जाएं। और गांधी जी ने छोड़ो, बहुत सारे, हिंदू महासभा भी विरोध में थी, ऐसी बात नहीं है, और मुस्लिम लीग तो चुपचाप बैठी थी, बोले मुझे क्या मतलब है, मुझे तो मिल रखा है सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक है, और इसके साथ जो छोटे मोटे दल थे बोले अरे क्या कर रहा है तू। महात्मा गांधी ने भी ये कहा बी.आर. अम्बेडकर को, अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। और महात्मा गांधी ने साफ मना कर दिया कि अगर ऐसा कुछ अंग्रेजों ने किया है तो मैं गोलमेज सम्मेलन अभी छोड़कर जा सकता हूं, ऐसा नहीं होगा। और क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन में ये लोग जो है वो आपस में छुटपुट बातों पे लड़ लिए। तो महात्मा गांधी ने उनको साफ कहा कि तुम्हें इस तरह देश से बाहर आकर लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, तुम लोग जो है तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्यों, क्योंकि तुम तो अपनी पर्सनल लड़ाई लेकर आ रहे हो। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जो है वो जो बी.आर. अम्बेडकर है, हालांकि आगे चलकर उन्होंने संविधान को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, परंतु यहां उन्होंने क्या किया, अपने वर्ग को, उनकी जो कह सकते हैं उनका जो वर्ग था, उनका जो समुदाय था, उन्होंने उसकी हित की बात करी है। यहां मैं उन्हें यहां भी गलत नहीं ठहरा रही, परंतु महात्मा गांधी भी अपनी जगह सही थे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के आधार पर दलितों को अलग से सीट नहीं दी जाएगी। अब मैं और भारत का विभाजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने मुस्लिम को अलग कर दिया, आपने सिख ईसाइयों को अलग कर दिया, अब आप दलितों को भी अलग करना चाहते हो। मैं इसके बिल्कुल समर्थन में नहीं हूं, मैं इसके पूरी तरह से खिलाफ हूं। आप ऐसा नहीं कर सकते। इसका पुरजोर विरोध किया आपके महात्मा गांधी ने। और वहां जब आपस में खटपट बहस हुई ना, तो बहस होकर सब चुपचाप आ गए। उन्हें फिर एक तरह से देखा जाए तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। एक छोटी सी बात पर दोनों सब एग्री हुए थे, और वो ये थी कि हमें भाई, अब मुझे बताओ, जब इतने लोग बैठे हैं तो कुछ तो काम की बात करके आएंगे ना, 1-2% ही सही,
1-2% ही सही। तो यहां काम की बात क्या होती है कि केंद्र व राज्य में, केंद्र मतलब प्रांत, केंद्र व प्रांत में, केंद्र और प्रांतों में स्थायी सरकार होनी चाहिए। ठीक है, स्थायी सरकार की स्वीकृति, सहमति मिल गई थी। ये एक दूसरे गोलमेज सम्मेलन का केवल एक पॉइंट अच्छा है जो मैं आपको बता सकती हूं, बाकी सारे पॉइंट्स में तो आपस में लड़ाई करी, बहसबाजी करी, और बहसबाजी लड़ाई बड़ाई करके सब अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। तो यहां एक चीज पर सहमति थी, केंद्र और प्रांतों में स्थायी सरकार मतलब जो है उसकी स्थापना की जाए। हमें प्रांतों के स्तर पे भी एक स्थायी सरकार चाहिए जो लगभग 4-5 साल काम करे, और केंद्र पे भी स्थायी सरकार चाहिए जो लंबे टाइम तक काम करे, जिनको अधिकार एक जैसे हो। आपने पिछली बार जो 1919 में किया था, ऐसे काम नहीं करने हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपके दूसरे गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है। और इसी के साथ ये देखो, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो भी क्या हो गया, असफल हो गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन का अगर परिणाम देखो तो वो भी असफल हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, फिर मैं इसे मिटा दूंगी। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद में क्या होगा भारत में, ये भी जानो, देख लेते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, डन, ले लिया। देखो अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन मतलब वहां सबने लड़ लिए, हो गया कि अब बस खत्म है, जाओ अपने अपने घर। अब जब अपने अपने घर जाने की बात आई तो महात्मा गांधी अपने घर पहुंचे 28 दिसंबर को। देखो अब हुआ क्या यहां पर, 28 दिसंबर 1931 को गांधी जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर आते हैं और भारत वापस आते हैं। ठीक है, गांधी जो है वो भारत वापस आते हैं, और वापस आते हैं तो लोग जो है इनका बड़ी बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं, खुश होते हैं कि इस बार हमारे लिए महात्मा गांधी बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आएंगे। जैसे नहीं होता क्या, कोई बच्चे को पता हो कि भी पापा जी जो है वो विदेश गए हैं, विदेश से बहुत सारे टॉफी खिलौने लेकर आएंगे, वाह मजे हो गए। वैसे पूरी देश इनका इंतजार कर रही थी, और जहां से जब ये उतरे तो इनके आंखों में निराशा थी। ठीक है, निराशा तो इस चीज की थी हमें कुछ नहीं मिला, हम जो गए उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, और खुश इसलिए थे कि बेटा अब अंग्रेजों को हम फिर बताएंगे कि हम क्या हैं। उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया। तो जब वो आए तो उन्होंने साफ कहा था, उस बंदरगाह में मतलब जहां वो उतरे थे उस बंदरगाह में उन्होंने कह दिया था कि मैं जैसे खाली हाथ गया था भारत से, मैं वैसा ही खाली हाथ भारत लौटा हूं, मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। ये बात उन्होंने वही पूरी जनता को कह दी थी। ठीक है, और जनता में फिर एक आक्रोश बन गया कि भाई हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसे स्थगित करवाया, अंग्रेजों ने स्थगित करवाया, गांधी जी को लंदन बुलाया, और लंदन बुलाने के बाद अच्छा देखो हुआ क्या, जब दूसरी बार ये महात्मा गांधी जो है जो लंदन गए थे तो एक व्यक्ति थे, क्या नाम था, चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। ठीक है, अर्धनंगा फकीर कहा था। और एक लेखक थे, अभी मेरा नाम ध्यान से निकल रहा है, मैक्योर एक लेखक थे, उन्होंने ये कहा था कि देखो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बात करने के लिए सीढ़ियों पर एक अर्धनंगा फकीर जो है वो चला आ रहा है, ये एक अद्भुत दृश्य है, ये एक अद्भुत दृश्य है। तो मतलब महात्मा गांधी को बुलाया गया और उन्हें ऐसे गंदे ऐसे उपनाम उन्होंने, उपाधियां उन्होंने दी है, ऐसी संज्ञा उन्होंने दी, तो लोगों में एक आक्रोश तो था ही कि हमें कुछ नहीं मिला। मतलब एक उम्मीद होती है ना, हमें न जाने कितना कुछ मिलेगा। एक एग्जाम्पल देखो, हालांकि ऐसा नहीं होगा, एक उदाहरण बता रही हूं मैं तुम्हें, ठीक है, दिल पे मत लेना। जैसे कि 6, 7, 8 को आपका रसम इसका पेपर है, आपको 1 तारीख को पता चलता है, मान लो 2 तारीख को पता चलता है कि पेपर नहीं होंगे, तो आप सोचो जो खुशी, जो उत्साह आज आपके अंदर है वो क्या होगा, गुस्से में बदल जाएगा। आप सोओगे नहीं, आप निष्क्रिय नहीं होगे, आप गुस्से में हो जाओगे। बोले कोई तरीका थोड़ी ना होता है। तो वैसा ही लोगों के साथ में था, लोग इंतजार कर रहे थे, एक एक घड़ियां गिन रहे थे कि हमारे लिए कुछ अच्छा आएगा, और महात्मा गांधी खाली हाथ लौटाए क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें खाली हाथ ही वापस भारत भेज दिया। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए 29 दिसंबर 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसे पुनः शुरू करने का आदेश दे दिया जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगला पॉइंट समझना, नेक्स्ट पॉइंट देखो, सविनय
अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण, द्वितीय चरण, ठीक है। द्वितीय चरण जो शुरू कब होता है 1931 में और खत्म कब हो जाएगा 1934 में। क्यों हो जाएगा खत्म, क्या हुआ ऐसा, ठीक है। अब देखो यहां बात को समझना, 29 दिसंबर 1931 को घोषणा कर देते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसे शुरू किया जाता है। अब यहां जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा है तो मैंने तुम्हें बता दिया वायसराय कौन है, वायसराय चेंज हो गया और वायसराय कौन है, लॉर्ड विलिंगटन। कौन है, लॉर्ड विलिंगटन जो है वो भारत के उस वक्त वायसराय है। अब जो ये विलिंगटन थे ना, ये बड़े ही क्रूर किस्म के इंसान थे, इतने क्रूर कि इन्होंने 1 लाख मतलब लगभग 1,80,000 के आसपास के आंकड़े बताते हैं किताबों में, 1,80,000 जो व्यक्ति थे उनको पकड़ के जेलों में डाल दिया था, ठूस दिया था जबरदस्ती, जिसमें से महात्मा गांधी भी एक व्यक्ति थे। एक्चुअल में हुआ क्या, जब इरविन ने ये सारे समझौते किए तो अंग्रेजों को बता दिए भाई कि मैंने ये समझौते किए, इन शर्तों के आधार पर महात्मा गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो बोले कोई बात नहीं, ठीक है देखते हैं। और जैसे महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में चले जाते हैं, उधर पीछे से वायसराय बदल जाता है और विलिंगटन जो है ना ये क्या करता है, देखो दूसरा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चला वापस, पीछे इसके पहला रीजन क्या था, पहले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कुछ भी हासिल नहीं होना, और दूसरा इसके पीछे कारण क्या था, वायसराय विलिंगटन के द्वारा गांधी इरविन समझौते को मानने से इनकार कर देना, गांधी इरविन समझौते को मानने से इनकार कर देना। सोचो आप, जो इरविन एक वायसराय था जो वादे हमसे करके गया है, उन वादों को अब जो उसके पीछे नया वायसराय है वो मना कर रहा है, बोले मेरे से किए थे क्या, ठीक है। तो आपके महात्मा गांधी कहते हैं मैंने अंग्रेजों से वादा किया था, तो बोले जाओ जिनसे वादा किया है, मेरे से कोई वादा नहीं हुआ, मेरे से कोई समझौता नहीं हुआ और अब मैं वायसराय हूं, चलेगी मेरी, ये कोई समझौता मान्य नहीं होता। क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी भाई ये मान के चलो इरविन के जो इरविन ने जो मांगे थी वो महात्मा गांधी ने पूरी कर दी, गोलमेज सम्मेलन में जाकर आ गए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अच्छा चल रहा था उसको स्थगित कर दिया, ये तो दोनों मांगे सक्सेसफुल कर दी। परंतु जब इरविन की बारी आई तब इरविन को ब्रिटेन वापस बुला लिया गया और पीछे से वायसराय दूसरा भेज दिया। तो ये हमारे साथ मुझे बताओ नाइंसाफी हुई या नहीं हुई, कितनी बड़ी गड़बड़ करी इन लोगों ने। जब इनकी बारी आई कि तुम्हें अब अपना कर्तव्य निभाना है, हमने हमारा कर्तव्य निभा दिया, तो कर्तव्य निभाने की छोड़ो, इरविन होता तो इरविन को वो लोग भारतीय मार देते, मतलब मार डालते, भाई समझौता किया तुमने उसके बाद तुम नहीं मान रहे हो। परंतु यहां वायसराय ही बदल दिया उन्होंने कि अब कुछ नहीं कर सकते। तो विलिंगटन जो थे उन्होंने समझौते को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया, मैं इस समझौते को स्वीकार नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने मतलब जितने भी आंदोलन वगैरह चल रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह, इन सबको पूरी तरह से कुचलना शुरू कर दिया, इनको खत्म करना शुरू कर दिया, लोगों को पकड़कर जेलों में डालना शुरू कर दिया। कहीं कोई छोटा मोटा आंदोलन चाहे हिंसक हो अहिंसक हो, मतलब ये बड़ी ही क्रूरता पर आ गया था ये व्यक्ति, बस इसे मारना पीटना, लोगों को उठाना जेलों में डालना, मतलब ये सारे काम ही सीधे आदेश थे, इसके सीधे आदेश थे। बोले मैं देखता हूं ये भारतीय कैसे नहीं सुधरते हैं, इनको इरविन ने बिगाड़ के रख दिया, ठीक है। पहले जो वायसराय थे इन्होंने बिगाड़ के रख दिया, अब जो है मैं सुधारूंगा इन्हें और मार मार के इनको सुधारना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा इनको, जेलों में बंद करना पड़ेगा इनको। अरे बोले ये क्या। और इसी की में जब बात आती है, इसी में बात आई तो 4 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी को भी जेल में डाल दिया जाता है। महात्मा गांधी भी अब कहाँ है, जेल में, और किसके साथ, लगभग आंकड़े आ जाते हैं 1,80,000 के आसपास के जो लोग थे ना उस वक्त, एक साथ उनको सबको पकड़ा है और पकड़कर जेलों में ठूस दिया, जगह नहीं है ना तो भी ठूस दिया, और रातों रात जो है वो भवन या कुछ भी बना वहां जेल बनाई गई रातों रात, ठीक है। तो जबरदस्ती, देखो अब सोचो कितने सारे लोग, मतलब जो भी विद्रोह करता या विद्रोह करने की सोचता ना, सबको पकड़ के जेल में डाल दिया है। तो आपके यहाँ 4 जनवरी 1932 को गांधी जी, ठीक है, गांधी जी को भी जेल में डाल दिया जाता है। गांधी जी के साथ में 1,80,000 जो आपके यहाँ
राष्ट्रीय आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे, जो अन्य व्यक्ति थे, उन सबको, आंदोलन करने वाले थे, उन सबको भी पकड़कर क्या कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। इसी में देखो कुछ ऐसी घटनाएं होती है, एक बार यही पॉइंट समझ लो, बीच में बहुत सारी घटनाएं होती हैं और एक लास्ट मोमेंट पर ऐसे आके लगता है कि लगभग यूं मान के चलो 1933-34 में महात्मा गांधी जो है वो सक्रिय राजनीति से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और वो दलितों के उत्थान और कल्याण में लग जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कमजोर पड़ जाता है, और कमजोर पड़ जाता है तो लगभग कहीं लिखा आता है अप्रैल में और कहीं लिखा आता है मई। तो कंफ्यूज मत होना, ये एग्जैक्ट डेट नहीं आती कि ये खत्म कब हुआ। ये लगभग अप्रैल मई 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या ले लिया गया, वापस ले लिया गया, जिसे जो दूसरा चरण, भाई देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन को पहले चरण को वापस कब लिया, जब गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक है। इसके बाद में दूसरे चरण को वापस कब लिया, वो था आपका 1934 के अंदर इसको क्या ले लिया गया, वापस ले लिया गया और यहां इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। यहां तक चीजें समझ में आई। तो हमारा गोलमेज सम्मेलन दूसरा हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो गया। इसी के साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरे चरण में क्या होता है, तो दूसरे चरण में इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके कारण हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस शुरू किया। इसने शर्तों को मानने से मना कर दिया और बहुत बुरी तरह से लोगों को कुचलना, मारना, पीटना, जेल में डालना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी को भी इसने कुछ नहीं समझा, बोले क्या है ये व्यक्ति, कुछ नहीं, लोग ऐसे आएंगे ऐसे जाएंगे, सरकार जो है पावर सरकार में है, ब्रिटेन में पावर है, व्यक्ति में कोई पावर नहीं होती है। तो इसे महात्मा गांधी को भी पकड़कर जेल में डाल दिया। यहां तक क्लियर हुआ। चलो अब होता क्या है भाई, मुझे बताओ, ब्रिटेन जो है वो तो अपना काम कर ही रही है ना, ब्रिटेन में बैठे लोग हैं वो तो कोई ना कोई प्लानिंग कर ही रहे। अब उन्होंने ये कहा कि भाई महात्मा गांधी जो है वो तो कहाँ है, जेल में है, तो क्यों ना इस बार फिर भारत का विभाजन किया जाए। क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से एक बात बता रही हूं, अंग्रेज जो है ना वो फूट करो और राज, फूट डालो और राज करो की नीति पे चलते हैं। 1919 में उन्होंने मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन दे दिया। 1909 में उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन मुसलमानों को दे दिया। 1919 में उन्होंने सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों को दे दिया। तो कहने का मतलब क्या है, हमें वो बांट रहे हैं और इसी बंटवारे में, इसी बांटने में एक और घोषणा आती है। ध्यान से सुनना, महात्मा गांधी जेल में है, महात्मा गांधी जी जो है वो जेल में है और इसी में घोषणा आती है जिसका नाम क्या है, सांप्रदायिक पंचाट। इंग्लिश में इसका नाम देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, कम्युनियल अवार्ड। अच्छा, इसका एक और नाम आ जाता है, इसका एक और नाम आता है, वो है मैकडोनाल्ड अवार्ड। अब आप इसका नाम सुनकर ये मत सोचना कि अवार्ड है क्या मैडम, कोई पुरस्कार है क्या, ये पुरस्कार नहीं है, ठीक है, ये पुरस्कार नहीं है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि ये कोई पुरस्कार है। ये क्या है, इस घोषणा में क्या घोषणा हुई थी, करने वाला व्यक्ति कौन था, समझो। अब ये वो प्रोग्राम है जिसमें हमें फिर भारत को और टुकड़ों में तोड़ने की प्लानिंग चल रही है अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों में जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उन्होंने, प्रधानमंत्री कौन थे, मैकडोनाल्ड, रैम्पेज मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने घोषणा करी 16 अगस्त 1932 को, इन्होंने घोषणा करी 16 अगस्त 1932 को। क्या घोषणा करते हैं, ध्यान से सुनना। पहली घोषणा होती है कि जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, ध्यान से सुनना, क्या कहा, अल्पसंख्यक समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सांप्रदायिक निर्वाचन, मतलब जनसंख्या के अनुपात में उन्हें सीटें, सांप्रदायिक निर्वाचन की सीटें अलॉट की जाएंगी या दी जाएंगी। मतलब अब आपके यहाँ जितने भी अल्पसंख्यक है ना, उन अल्पसंख्यक समुदाय, जैसे मतलब इसमें मुस्लिम लीग की बात कर लो, तो मुस्लिम लीग को क्या करेंगे, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, पूरे भारत में उनकी कितनी जनसंख्या है उस अनुपात में उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर सीटें दी जाएंगी। मतलब उन्हें सीटें मिलेंगी और उन सीटों पर क्या होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन। और हमेशा मैं आपको ये बात कह चुकी हूं, सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब होता है
उस सीट पर, जैसे मान लो मुसलमानों को दी, तो उस सीट पर बैठेगा भी मुसलमान, उस सीट पर बैठेगा भी मुसलमान, और उस सीट पर वोट भी मुसलमान ही देगा, वोटर भी मुसलमान होगा और बैठेगा भी मुसलमान। तो सिख ही बैठेगा और वोट भी सिख ही देगा। तो इससे भारत बट रहा है या नहीं बट रहा है? अब आगे देखो, पूना पैक्ट क्या है मेरे बेटा, ये मुझे ही बता, तसल्ली से क्लास में पढ़ ले। पूना पैक्ट जो है वो आएगा अभी थोड़ी ना है। पूना पैक्ट की कहां से प्लानिंग आ रही है? बाकी पृष्ठभूमि मैं बना रही हूं। पूना पैक्ट क्यों आया, क्यों हुआ पैक्ट, क्यों हुआ समझौता, किसके बीच में हुआ? तो भील बालक दक्षिण राजस्थान जी, आपको तसल्ली रखनी पड़ेगी। पूना पैक्ट जो है वो तारीख बता देती हूँ आपको, तो इतना ही चाहिए, ठीक है ना। मेरी क्लास में पहला बच्चा कॉन्सेप्ट की तसल्ली से सुन लो, मैं चीजों की पृष्ठभूमि बनाती हूँ, क्या हो रहा है स्टोरी के फॉर्म में आपको समझाती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए समझाती हूँ। उन टीचर्स की तरह नहीं हो कि भाई पूना पैक्ट हुआ है, ठीक है, कहीं तो 25 तारीख मिल रही है, कहीं 24 सितंबर को पूना पैक्ट होता है, खत्म कहानी। अभी पूना पैक्ट इतना है जानना है तो किताबों में लिखा पड़ा है, बहुत जगह पढ़ लो आराम से। पूना पैक्ट क्या है बता दूंगी, तसल्ली रखो। अभी पहले तो ये समझ लो ना सांप्रदायिक पंचाट क्या है, तुम ये बता दो फिर हम बात कर लेंगे आगे। पूना पैक्ट मैं समझा दूंगी, तुम इसको समझा दो, इसको समझाना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या होता है, मैकडोनाल्ड पहली बात तो ये कहता है कि सांप्रदायिक जो निर्वाचन है, जो सांप्रदायिक निर्वाचन है उनकी सीटें किस आधार पर होंगी, जनसंख्या के अनुपात में होंगी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें इससे कोई समस्या नहीं है। इसने दूसरी एक ऐसी बात कर दी जो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। इसने कहा ये जो दलित समुदाय है, ठीक है, ये दलित समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय की श्रेणी में आता है। क्या आता है? अल्पसंख्यक समुदाय की श्रेणी में आता है। बात यहां क्या थी, दलित समुदाय जो है, मतलब अब देखना कितना क्या किया है, अल्पसंख्यकों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर अलग अलग सीटें मिलेंगी, ठीक है, और इस अल्पसंख्यक में दलित भी होंगे। आप सीधा सोचो, जो बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि दलितों का विकास होना चाहिए और हमें अलग से सीटें मिलनी चाहिए, वो यहां पूरा हो रहा है। मैकडोनाल्ड जो है वो क्या कर रहा है, पूरा भारत, इस भारत में मुसलमानों को अलग कर दिया, इस भारत में सिखों को अलग कर दिया, इस भारत में ईसाइयों को अलग कर दिया, और अब जो ये पूरा बेचारा हिंदू बचे थे ना, ये हिंदू, इस हिंदू में भी इन्होंने क्या किया, इन दलितों को अलग कर दिया। सोचो, अब एक एग्जाम्पल से समझना बेटा, जहां भारत के 4 हिस्से थे, अब भारत के 5 हिस्से होने जा रहे हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित और दलितों के अलावा अन्य हिंदू। तो आज है ना, मतलब मान के चलो इस दिन ये जब घोषणा हुई ना, इस घोषणा की जब बात पता चली महात्मा गांधी को, और महात्मा गांधी ने कहा ये क्या किया, जिसका विरोध मैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में करके आया था, वहां मैंने भारत को बंटने नहीं दिया, तो क्या मैं भारत में रहकर मेरे भारत को बंटने दूंगा? क्योंकि ध्यान से सुनना, 1909 और 1919 में जब ये निर्वाचन आया था ना, उस वक्त जो है, 1909 में तो महात्मा गांधी थे ही नहीं, तो उन्होंने कहा उस वक्त मेरा कोई बस नहीं चला। 1909 में मैं इतना ज्यादा सक्रिय नहीं हो पाया था, मतलब सक्रिय का मतलब मैं तो सक्रिय था, लोग आम जनता में मेरा जो है वो फेस नहीं था, आम जनता पर मेरी पकड़ नहीं थी, परंतु अब तो मैं एक शक्तिशाली लीडर के रूप में हूं, अब मैं मेरे भारत को और टुकड़ों में बंटने नहीं दूंगा। तो इस चीज को ध्यान से सुनना, चीजें समझ में आ गई, किया क्या इन लोगों ने। तो इस सांप्रदायिक पंचाट के अंदर क्या था, यहां तक क्लियर होगी सारी चीजें। सांप्रदायिक पंचाट घोषणा कब हुई है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन की बात करोगे सीधा क्वेश्चन आएगा 16 अगस्त 1932, पहली बात। दूसरा, घोषणा करने वाला मैकडोनाल्ड, ब्रिटेन के क्या थे, ये प्रधानमंत्री थे। इन्होंने कहा अल्पसंख्यक समुदाय जो होंगे, जितने भी अल्पसंख्यक हैं उन सबको जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के अनुपात में जो है वो सीटें दी जाएंगी, और उनके ऊपर सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर चुनाव होंगे, जिसमें सीट भी उसी समुदाय की होगी और उस सीट पर वोट देने वाला व्यक्ति भी उसी समुदाय का होगा। दूसरा, इन्होंने ये कह दी कर बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी कि दलित समुदाय जो है वो भी अल्पसंख्यकों में आते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, पूरे भारत में 71 सीटें किसको दे दी, दलितों को दे दी। क्या कहा, मान लो जैसे कि मान लो 100 सीटें हैं, इन 100 सीटों में से, इन 100 सीटों में से 40 मुसलमानों को दे दी, 10 सिख को दे दी, 15 ईसाइयों को दे दी। कहा एक काम करेंगे, हम 71 सीटें और लेकर आएंगे, और इन 71 सीटों पर अधिकार किसका होगा, दलित समुदाय का होगा। अधिकार किसका होगा, दलित समुदाय का होगा। तो ये भी ध्यान रख लेना, दलितों को सांप्रदायिक पंचाट के आधार पर कितनी सीटें दी गई थी, कितनी, 71।
ठीक है, कितनी सीटें मिली थी? 71। किसकी तरफ से? अंग्रेजों की तरफ से। अब आगे देखना महात्मा गांधी जो है वो क्या करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हुई? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि अब अगला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है महात्मा गांधी का अनशन। महात्मा गांधी जो है वो क्यों करते हैं अनशन, क्या कारण है इसके पीछे? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो, तो यहां ये सांप्रदायिक पंचाट जो है, कम्युनल अवार्ड, जैसे इसकी घोषणा हुई है, कब हुई है? 16 अगस्त को। 16 अगस्त को जैसे इसकी घोषणा होती है, जैसे इसकी घोषणा होती है, गांधी जी अनशन, ठीक है, इसकी घोषणा हुई, महात्मा गांधी के पास पहुंची। 16 तारीख को घोषणा हुई, पूरी तरह से फैला। 17 तारीख को महात्मा गांधी तक खबर पहुंचती है। महात्मा गांधी कहां है इस वक्त? महात्मा गांधी कहां है इस वक्त? पूना में यरमदा जेल में। यरवदा जेल के अंदर महात्मा गांधी, जेल में पकड़ लिया था ना उनको, तो जेल में बैठे हैं। अब महात्मा गांधी जो है उनका दिमाग घूमता है। 17 तारीख को वो पूरी रात नहीं सो पाते, अरे बोले ये कैसे कर सकते हैं, मैं नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। और 18 तारीख को वो अंग्रेजों को एक लेटर लिखते हैं। 18 अगस्त को, ध्यान से सुनना, गांधी जी कहां है अगर इस वक्त हम बात करें तो गांधी जी इस वक्त है आपके पूना के यरवदा जेल में। यरवदा जेल में, और उस यरवदा जेल में उनके पास में सूचना पहुंचती है लगभग 17 तारीख के आसपास। 18 अगस्त 1932 को उनके द्वारा अंग्रेजों को एक लेटर लिखा जाता है। अंग्रेजों का मतलब क्या है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को। सीधा समझो क्या कि अगर आपके द्वारा इस सांप्रदायिक पंचाट को, कम्युनल अवार्ड को अगर भारत में लागू किया जाएगा, ठीक है, अगर आप ऐसा करने वाले हो तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आपको या आपने जो दलितों को अलग से सीटें दी है ना, इनको वापस लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अनशन करूंगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक पंचाट के आधार पर अपने अनशन की घोषणा कर दी थी 18 अगस्त 1932 को। तो अनशन किया कब है? 20 सितंबर को। ये ध्यान से सुन लेना, अनशन कब किया है? 20 सितंबर 1932 को अनशन उन्होंने करना शुरू किया था, परंतु उसकी घोषणा कर दी थी 18 अगस्त 1932 को। ये एग्जाम में पूछा गया था। एक्चुअल में क्या है, मैं इस पर इसलिए ज्यादा जोर दे रही हूं क्योंकि वहां एक ऑप्शन था 20 सितंबर 1932, और सीधा क्वेश्चन था कि यरवदा जेल में सांप्रदायिक पंचाट को लेकर महात्मा गांधी द्वारा अनशन की घोषणा की गई। अब बच्चों ने क्या किया? अनशन की घोषणा नहीं पढ़ा, सीधा ही पढ़ लिया अनशन कब किया, तो टिक करके आ गए, आंख बंद करके 20 सितंबर, ठीक है, 20 सितंबर, जो कि गलत था। घोषणा जो हुई है वो 18 अगस्त को हो चुकी थी कि भाई 18 अगस्त को उन्होंने लेटर लिखा था कि अगर आप इस दलितों को जो आपने आरक्षण दिया है अलग से, जो दलितों को अलग से आपने आरक्षण दिया है, अगर आप इस आरक्षण को समाप्त नहीं करते हो तो मैं अनशन करूंगा, तो मेरे द्वारा अनशन किया जाएगा, मैं जेल में ही अनशन करूंगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना। एक तरफ जो है जैसे ही सांप्रदायिक पंचाट आया, बी.आर. अम्बेडकर जो है बड़े खुश। बी.आर. अम्बेडकर जो थे, ठीक है, बिल्कुल जेल के अंदर ही थे, वो उस वक्त जेल में ही थे। बी.आर. अम्बेडकर बहुत खुश कि जो मैं चाहता था वो हो गया। वो बी.आर. अम्बेडकर इसमें एक ही चीज सोच रहे हैं ना, क्योंकि बी.आर. अम्बेडकर ने बहुत कुछ झेला है, वो दलित जाति से ही बिलोंग करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा खुश थे कि अब दलितों का विकास होगा, उत्थान होगा। महात्मा गांधी ने जैसे अनशन की घोषणा करी तो आपके यहाँ जो बी.आर. अम्बेडकर है उन्हें लगा कि महात्मा गांधी जो है वो बिल्कुल विरोधी हो गए, क्या वो दलितों का विकास नहीं चाहते हैं। एक तरफ बी.आर. अम्बेडकर जो है इस सांप्रदायिक पंचाट का प्रमोशन कर रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसके तारीफ कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अच्छा है। और एक तरफ महात्मा गांधी कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ मैं कर रहा हूं अनशन, अब देख लो तुम्हें क्या करना है, और अगर मैं मरा तो फिर अंग्रेज जो है वो भारत में कभी शासन, मतलब अगर मेरी मृत्यु होती है, सिंपल सी बात है, वो समझने वाली बात है, ऐसा कहना थोड़ी ना होता है। महात्मा गांधी ने कहा नहीं था, सबको दिख रहा था कि महात्मा गांधी अनशन पे बैठ जाएंगे ना, तबीयत खराब होगी तो या तो जेल से रिहा कर दिए जाएंगे या फिर अंग्रेजों को अपनी ये बात वापस लेनी पड़ेगी। बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी में खींचाताची चल रही है, बहुत अच्छी वाली। बी.आर. अम्बेडकर कुछ चाह रहे हैं, महात्मा गांधी कुछ चाह रहे हैं, दोनों जो है बात एक ही चाहते हैं पर दोनों का तरीका अलग अलग है। बी.आर. अम्बेडकर ने क्या किया, जैसे दलितों को अलग से आरक्षण और सीट देने की बात की, उनकी एक तरफ से आंखें बंद हो गई।
मतलब वो खुश हो रहे हैं, पर उन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि भारत का बंटवारा कितना बड़ा हो रहा है। भारत फिर 5 हिस्सों में, मतलब 4 हिस्सों में बटा हुआ है, 5वें हिस्से में फिर बट जाएगा। इस तरह थोड़ी ना होता है, इस तरह थोड़ी ना होता है। तो यहां महात्मा गांधी जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं बटने नहीं दूंगा। बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं पूरा भारत तो सर बटा हुआ ही है। महात्मा गांधी जी से कहते हैं कि पूरा चीजों को फैलाव करते हैं। महात्मा गांधी के साथ तो मीटिंग बाद में होती है। जो भी लोग उनसे मिलने आ रहे, जैसे कुछ लोग महात्मा गांधी को समझा रहे हैं कि ऐसा मत करो सर, तो महात्मा गांधी कह रहे नहीं, दलितों का आरक्षण गलत है। फिर कहा कि हाँ हम भी मानते हैं गलत है, पर आप अनशन मत करो। बोला मैं तो करूंगा। इधर बी आर अम्बेडकर को समझाते हैं कि तुम महात्मा गांधी से मिलो, एक बार समझो वो क्या तुम्हें समझाना चाहते हैं। तो बी आर अम्बेडकर ने कहा वो क्या समझाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं भारत का बंटवारा नहीं होने देंगे। अरे बोले भारत तो बट चुका है, ये जो है ये तो बट चुका है। दलितों के साथ में हमेशा से शोषण होता आ रहा है, चाहे हिंदू, ठीक है ना, चाहे हिंदू हो या कोई राजपूत हो या कोई भी शासक हो, चाहे मुस्लिम शासक हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो, इस भारत के ऊपर जिसने भी शासन किया है, दलितों के हमेशा उनका शोषण हुआ है, हमेशा उनके साथ भेदभाव हुआ है, हमेशा उनके साथ गलत व्यवहार हुआ है। ठीक है, और जब हमारे सुरक्षा की, हमारे संरक्षण की, हमारे आरक्षण की बात हो रही है, तब इन लोगों को ज्यादा बातचीत आ रही है? तब इन्हें दिख रहा है भारत का बंटवारा। मुसलमान अलग हुए तब नहीं दिखा, जब सिख ईसाइयों को अलग किया तब नहीं दिखा। अब बेचारे जो हम दलित हैं, ठीक है, हमारे साथ में अगर कुछ अच्छा होने जा रहा है तो दिक्कत हो रही है महात्मा गांधी जी को। मैं नहीं मानता इस चीज को। अब आप सोचो, क्या बी आर अम्बेडकर अपनी जगह गलत थे? बेचारे दलितों का सोचो आप, चाहे मुगल आओ, चाहे आपके यहाँ कोई भी वंश आओ, पूरा दिल्ली, आपका दिल्ली सल्तनत आई, मुगल आए, आपके यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और बहुत से राजा आए, चाहे हिंदू राजा हो, मुसलमान राजा हो, कोई भी, दलितों का हमेशा शोषण रहा, हमेशा भेदभाव रहा, हमेशा लोग उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। ठीक है, हमेशा ये उनके साथ हुआ है। अब उनके साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है, महात्मा गांधी विरोध कर रहे हैं। अब आगे समझना हुआ क्या है। अब आगे देखो हुआ क्या। कैसे जैसे करके एक व्यक्ति था जिसका नाम ट्रिपल एम था, याद आ गया, मदन मोहन मालवीय। अब हुआ क्या, यहां समझना। अब मैं बात कर रही हूं आपके पूना समझौता, पूना पैक्ट। इस समझौते को पैक्ट कहते हैं, पूना पैक्ट के नाम से, पूना पैक्ट, पूना समझौता। अब कंफ्यूज मत होना, इसमें कई जगह कुछ किताबें हैं आपकी जो 24 सितंबर 1932 देती है तारीख, और कुछ 25 देती है। किताबों में दोनों में लिखा है। मैं ये नहीं कह सकती कि ये वाली किताब गलत लिख रही है, ये गलत लिख रही है। किताबें दोनों ही अपनी जगह सही है, यूं मान के चलो। बेसिकली अगर एग्जाम में दोनों मिल जाते हैं प्रायोरिटी वश, तो 24 को आप सही करके आओगे, 24 सितंबर को। बाकी 25 मिलता है तो 25 भी सही है, 24 भी सही है। तो 24 या 25 दोनों तारीखें मिले, कंफ्यूज मत होना। तो 24-25 सितंबर 1932 को ये पूना समझौता होता है। कैसे होता है ये पूना समझौता, क्या था ये पूना समझौता? इस पुणे समझौते की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था ट्रिपल एम, मदन मोहन मालवीय। ध्यान से सुनना नाम, मदन मोहन मालवीय। इनका बहुत बड़ा योगदान था इन दोनों की मीटिंग करवाने का। अभी पूना पैक्ट इसलिए कहलाया क्योंकि महात्मा गांधी जी जेल में थे, वो तो बाहर नहीं आ सकते, तो बी आर अम्बेडकर को जो है वो महात्मा गांधी से मिलाया गया था। भी महात्मा गांधी मिलने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर मेरे से बी आर अम्बेडकर सामने आकर मिल लेगा ना, तब तो मैं उसको मना लूंगा। वो तो जब तक मेरे से दूर है तभी तक मान नहीं रहा है, तुम उसको मेरे पास बुलाओ ताकि मैं उसको मना लूं। तो यहाँ बी आर अम्बेडकर जो है उन्हें बुलाने का, उनकी मीटिंग फिक्स करने का काम कौन करता है? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो है, पूना पैक्ट किस किस के बीच में हो रहा है? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। अब ये एग्जाम में न जाने हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा, एग्जाम में ये क्वेश्चन हजारों बार आता है कि पूना समझौता, पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ है? किस किस के बीच में हुआ है? महात्मा गांधी के बीच में हुआ है और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ है, इन दोनों के बीच हुआ। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ 100% तैयार करके चलो, पूना समझौता महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में होता है, पूना में होता है, तो इसका नाम पूना पैक्ट पड़ गया। अब हुआ क्या, महात्मा गांधी इनसे मिलते हैं और बी आर अम्बेडकर मिलते ही कहते हैं, महात्मा गांधी जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं आपको बहुत सम्मान देता था, मतलब अभी देता हूं, सम्मान करता हूं मैं आपका, और आप जब हमारे हितों की बात आती है तब आपने ऐसा किया हमारे साथ। तो महात्मा गांधी जो है, अच्छा यहाँ एक मैंने लिखी नहीं तारीख, चलो यहाँ देख लेना, 20 सितंबर को महात्मा गांधी अनशन शुरू कर देते हैं।
20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी के द्वारा यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया जाता है। और जैसे अनशन शुरू होता है ना, अनशन शुरू होने के दिन मान के चलो 2 दिन 3 दिन में ही महात्मा गांधी की तबियत खराब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सितंबर का महीना ही ऐसा होता है एक तरह से। तो यहाँ इनकी तबियत खराब होनी क्या होगी, शुरू हो गई है। अब 20 सितंबर 1932 को इन्होंने जेल में अनशन करना शुरू कर देते हैं। अनशन के दौरान ही कुछ समय बाद में बी.आर. अम्बेडकर को और गांधी को मिलाया जाता है। बी.आर. अम्बेडकर इनसे बहुत गुस्से में होते हैं, नाखुश होते हैं। महात्मा गांधी यहाँ बड़े प्यार से एक बात समझाते हैं। बोले बेटा, भारत का विभाजन चाहता है क्या? बोले चाहता तो नहीं हूं, परंतु दलितों का विकास तो होना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने कहा, देख सुन मेरी बात। बोले सुनाओ। बोले मेरी एक बात सुन ले, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं। महात्मा गांधी ने क्या कहा है, ध्यान से सुनना इन लाइनों को। जो बच्चा पीसीएस की तैयारी कर रहा है ना, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो एक पेपर में बहुत शानदार क्वेश्चन बन जाता है। महात्मा गांधी ने साफ कहा है, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं। तो बोले फिर? बोले मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, मैं सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में जो तुम्हें आरक्षण मिला है, जो अलग से तुम्हें सीटें मिलेंगी, उसका विरोधी हूं। बी.आर. अम्बेडकर ने सोचा आप ही की तरह, जैसे आप सोच रहे हो ना, वैसे बी.आर. अम्बेडकर ने भी सोचा। बोले आपका कहने का मतलब क्या है? अरे बोले सुन मेरी बात। बोले क्या? बोले तुम चाहते हो हिंदुओं से दलित हमेशा के लिए अलग हो जाए, क्या तुम ये चाहते हो? बोले इसका मतलब? बोले अगर हिंदुओं से दलित अगर हमेशा के लिए अलग हो गए ना, तो दलित दलित रह जाएगा, कभी भी विकास उसका नहीं हो पाएगा और कभी भी हिंदू उसको नहीं अपनाएंगे। बोले ये कैसे? बोले जैसे मुसलमान अलग हो गए, तो क्या हिंदू मुसलमान अब कभी एक हो पाएंगे? बोले मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वैसे ही सिख ईसाई है, ये भी हिंदुओं से अपने आप को अलग मानने लग गए। और वैसे ही दलितों को जैसे अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन मिलेगा, क्या वो भी अपने आप को अलग नहीं करेंगे? और जैसे आपको अगर सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर सीटें मिलेंगी दलितों को, तो दलित हमेशा के लिए हिंदुओं से अलग हो जाएगा और उसे हिंदू वो तवज्जो, उसकी वो रेस्पेक्ट उसे कभी नहीं देंगे। हिंदुओं से अलग होने का मतलब है दलित हमेशा के लिए अलग हो गया, हमेशा के लिए दलित जो है वो दलित ही रह जाएगा। दलित जो है वो हमेशा दलित ही रह जाएगा। क्या तुम ये चाहते हो? बोले नहीं, ये तो नहीं चाहता मैं। देखो महात्मा गांधी के पास में एक्सप्लेन करने के कितने अच्छे कारण, मतलब कितने अच्छे उनके पास में स्किल्स थी। तो पहली चीज उन्होंने एक्सप्लेन की कि देखो मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, बिल्कुल दलितों का जो है वो शोषण हुआ है, उन पर अत्याचार हुआ है, लोगों ने उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, मैं मानता हूं और उसे मैं दिल से स्वीकार करता हूं। तो बी.आर. अम्बेडकर को लगा बिल्कुल महात्मा गांधी जी सही कह रहे हैं, परंतु तुम जो जिस चीज की हां कर रहे हो ना, वो गलत है। तो अगर तुम्हें आरक्षण ही चाहिए, तो अगर आरक्षण ही चाहिए तो सामान्य सीटों में से लो ना। आरक्षण ही चाहिए तो क्या करो, सामान्य सीटों में से लो। जो सीटें सामान्य रूप में हिंदुओं को प्राप्त है, मान लो एक उदाहरण से समझना, मान लो अगर हिंदुओं को 300 सीटें मिली हुई है, बोला हाँ, तो उन 300 में से 148 सीटें तू ले लेना, दलितों को दे देना लेकर। अब अगर इन 300 इन सामान्य सीटों पर 148 सीटें अगर मैं आपको दे देता हूं दलितों को, तो उन सीटों पर हमेशा खड़ा तो दलित होगा, परंतु वोट सब दे सकते हैं। क्या क्या ब्राह्मण, क्या राजपूत, क्या जाट, क्या दलित? बोले मैं समझा नहीं। बोले देख, सांप्रदायिक का मतलब होता है मुसलमान अगर है सीट पर खड़ा तो उसको वोट भी कौन देगा? मुस्लिम ही देगा। बोले हाँ। और अगर मान लो दलितों को भी यही अधिकार मिला, तो खड़ा भी दलित होगा और इसको हमेशा वोट भी दलित ही देगा। दूसरा ब्राह्मण राजपूत कभी इस आदमी को वोट नहीं देगा, दे ही नहीं पाएगा। अगर देना चाहेगा तो भी नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सांप्रदायिक निर्वाचन है। बोले बात तो सही है, ठीक है ना, बात तो सही है। अब बात को समझना, यहां क्या हुआ, बात तो सही है, ये मान रहे हैं हम लोग कि सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन नहीं मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सामान्य सीटों में से आरक्षण मिलना चाहिए, सामान्य निर्वाचन प्रणाली उनके साथ होनी चाहिए, उन्हें आरक्षण के आधार पर सीटें जो है वो मिलनी चाहिए, परंतु सामान्य जो सीटें, जो हिंदुओं की सीटें ना, उनमें से मिलनी चाहिए, ताकि उस सीट के ऊपर अगर दलित कोई खड़ा हो, कोई भी दलित अगर खड़ा हो, तो उसको वोट मतलब हिंदुओं में जितने धर्म है ना सब दे सके। क्या राजपूत, क्या ब्राह्मण, क्या बाणिया, क्या जाट, क्या दलित, ठीक है, और भी,
तो जितने लोग है ना इसको सब वोट देंगे, और इसको अगर सब जाति अगर इसको वोट देंगी तो इसका सम्मान होगा। बोले बात बिल्कुल सही है, अब क्या किया जाए? ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहा देख बेटा, इस सांप्रदायिक पंचायत में तो पूरी तरह से भारत का बंटवारा है, मैं तुझे दो चीजों का वादा करता हूं। बोले कौन सी दो चीजें? महात्मा गांधी यहाँ दो चीजों का वादा करते हैं। पहला वादा ये कहते हैं 71 सीटों की बजाय मैं तुम्हें, अब कुछ किताबों में 148 मिलता है, कुछ किताबों में 147 मिलती है सीटें, हम 148 को आधार मानकर चलेंगे। तो कुछ हिस्ट्री में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आपको हर जगह मिल जाते हैं। तो कुछ मतलब 71 सीटें आपको दिया ना अंग्रेजों ने, हम आपको 148 सीटें देंगे, मतलब दिलाएंगे। तो सीटें कितनी? 148, मतलब जितना मांग रहे हैं उसे दुगुना। परंतु ये सीटें देखो ध्यान से सुनना, 71 सीटें मिली हैं सांप्रदायिक, मतलब दलित वोट भी दलित को देगा। हम देंगे तुम्हें सामान्य। सामान्य का मतलब सीट तो दलित की होगी, खड़ा तो केवल दलित ही हो सकता है, वोट सब देंगे उसको। बोले पहली ये चीज होगी। बी आर अम्बेडकर ने कहा मुझे स्वीकार है। क्यों स्वीकार? तो हो गई, सीट बढ़ा दी। ठीक है, 71 की बजाय कितनी मिलेगी? 148 सीटें मिलेंगी। पहली बात बोला, यहां तक ठीक है, ये पूरे भारत से है। ठीक है, ये पूरे भारत से है। दूसरा इन्होंने कहा केंद्रीय सभा में जितनी भी सीटें होंगी, ठीक है, केंद्रीय सभा में जितनी भी हिंदुओं की सामान्य सीटें है ना, हिंदुओं की जो सामान्य सीटें हैं उनमें से 18% जो है वो दलितों को आरक्षण, मतलब दलितों के लिए वो सीट आरक्षित कर दी जाएगी। दलितों को वो सीट क्या कर दी जाएगी? आरक्षित कर दी जाएगी। ये दोनों चीजें यहां तक क्लियर होती है? दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? तो ये आपका पूना पैक्ट था, ये आपका क्या था? पूना समझौता था। चीजें यहां क्लियर होगी। महात्मा गांधी ने चीजों को कितने अच्छे से समझाया, उन्हें पता था दलितों के साथ क्या व्यवहार किया गया है, क्या हुआ है, वो भी तो देख ही रहे थे ना। तो बी आर अम्बेडकर को सारी चीजें समझाई, बी आर अम्बेडकर मान गए और उन्होंने ये समझौता कर लिया कि मैं सांप्रदायिक पंचायत जो है उस पर विश्वास नहीं करता, उसको नकारता हूं, उसके समर्थन में नहीं खड़ा हूं। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा बेटा अगर तू ऐसा करेगा तो बदले में तुझे 148 सीटें, पूरे भारत से कितनी सीटें? 148 सीटें मिलेंगी। और वो किस आधार पर मिलेंगी? सामान्य निर्वाचन, मतलब खड़ा दलित होगा, वोट कोई भी देगा। और दूसरा मैं क्या करूंगा, केंद्रीय जो सभा है आपकी, जो केंद्रीय विधानसभा है ना, एक तरह से जो केंद्रीय विधानसभा है केंद्र में, उसमें 18% जो सामान्य, मतलब जो हिंदुओं को मिली है, ठीक है, सामान्य जो हिंदुओं को मिली है उसमें से 18% जो है वो आरक्षित सीटें दलितों को दे दी जाएंगी। तो ये सारी चीजें तय होती है। अब आपको समझ में आ गया ना, भारत में से मतलब हिंदुओं में से आरक्षण जो मिला है उसे देने में सहायता महात्मा गांधी, प्रयास बी आर अम्बेडकर का बहुत बड़ा है और महात्मा गांधी ने उनकी पूरी मदद की है। महात्मा गांधी ने उनकी पूरी मदद की है। तभी तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी जो है वो हमारे राष्ट्रपिता हैं और पिता ने जो कह दिया वो सबको मानना पड़ता है। इसलिए एक लाइन बहुत बड़ी फेमस चली थी इसके बाद में, एक लाइन सुन लेना, जैसे कि मैं आरक्षण की हालांकि इतना पक्ष में नहीं हूं, मैं आरक्षण के अगर इतना पक्ष में नहीं हूं, मैं आरक्षण को दूसरे रूप में ज्यादा अच्छा मानती हूं जो बजाय हमारे आज यहाँ के वर्तमान स्थिति में है। आरक्षण के मुद्दे को मैं ज्यादा यहाँ नहीं ले सकती। रणवीर बार बार एक ही चीज पूछ रहा था, मैं वर्तमान में आरक्षण, तो मैं आरक्षण के मुद्दे को इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि आरक्षण पे बात करेंगे तो बेटा 4 घंटे 5 घंटे बात कर लो आरक्षण के ऊपर। ठीक है, मैंने इसलिए आरक्षण के बिंदु को छोड़ा, आपके उस कमेंट को मैंने एक तरह से इग्नोर किया क्योंकि आरक्षण का मुद्दा मैं नहीं छेड़ सकती भरी क्लास के अंदर। बहुत सारे बच्चा जो मुझसे SC ST वाला भी पढ़ रहा है वो आरक्षण से खुश है और कोई जनरल वाला बच्चा है वो आरक्षण से खुश नहीं भी है। तो आरक्षण के लिए एक लाइन कही थी, मैं समर्थन में नहीं, पर एक लाइन चली थी कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, यह पूना पैक्ट का वादा है। ध्यान से सुनना, एक लाइन चली है, क्या थी कि क्या था लाइन में? आरक्षण जो है वो एक, आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये पूना पैक्ट का वादा है। ठीक है, पूना पैक्ट का वादा है, आरक्षण भीख नहीं है, आरक्षण हमें कोई भीख में नहीं मिली है, ये आप ही की जिसे आप राष्ट्रपिता कहते हो ना, उसी पिता के द्वारा दी गई जो है वो एक समझौता है, उस पिता ने हमें दिया है और वो हमारा हक है। तो ये आपका आरक्षण था। ठीक है, ये आपका आरक्षण क्या था? पूना पैक्ट था। यहां तक क्लियर होती है? पूना पैक्ट में सब राजी, बी आर अम्बेडकर राजी, महात्मा गांधी जी अपने जेल में राजी। बातें यहां तक क्लियर हो गई सारी? देख लिया? चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे देखो।
अब क्या होता है, महात्मा गांधी जेल में है, बिल्कुल जेल में है, और जैसा कि आपको दिख रहा है सितंबर आ गया, सितंबर आ गया तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी आ गया, सितंबर आ गया तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी आ जाता है। कब हुआ, क्या हुआ, इतना देख लो। हाँ, कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी कुछ विशेष नहीं हुआ है, कुछ विशेष नहीं हुआ। गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? तीसरा गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 से शुरू होता है, दिसंबर तक खत्म हो जाता है। नवंबर 1932 से शुरू होता है, दिसंबर 1932 तक ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लंदन में हुआ, वही सेंट जेम्स पैलेस में होता है, ठीक है, लंदन में वही होगा, सेंट जेम्स पैलेस में होगा। बड़ी बात क्या है यहां समझना, आपके जो ब्रिटेन में लेबर पार्टी जो थी ना, उन्होंने इस तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लिया, बाइकॉट किया कि हम भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? लेबर पार्टी ने इसलिए बाइकॉट किया था क्योंकि इस तीसरे सम्मेलन में कांग्रेस को इनविटेशन भी नहीं मिला। हालांकि कांग्रेस का जो एक फेस था महात्मा गांधी, वो जेल में है, ठीक है, वो जेल में है इस वक्त, और परंतु उनके जेल में होने से कोई और व्यक्ति भी तो आ सकता था ना कांग्रेस के रूप में शामिल होने के लिए, दूसरा भी तो आ सकता था, परंतु यहाँ पर वो नहीं आते, मतलब कांग्रेस को इनविटेशन ही नहीं मिलता है, कांग्रेस को बुलाया ही नहीं जाता है। तो भाग कौन लेता है? भाग फिर सुनो, अगर मैं बात करती हूँ तो B.R. अम्बेडकर है, वो भाग लेंगे, तेज बहादुर है वो भाग लेंगे, मुस्लिम लीग भाग लेगी, और भी छोटे मोटे जो दल है ना वो भाग लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, छोटे मोटे, हालांकि अब सदस्य कम हो जाएंगे। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में बहुत कम सदस्य, बहुत कम प्रतिनिधि जाते हैं, क्योंकि उनको पता है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाकर देख लिया, कुछ हासिल नहीं होना, कुछ मिलना नहीं है। और ये गोलमेज सम्मेलन में अगर देखा जाए तो एक तरह से ये भी क्या रहा, असफल रहा। इसमें भी कुछ विशेष प्राप्त नहीं होता है, कोई विशेष डिस्कशन नहीं होता है, बस एक चीज तय कर ली जाती है कि नया अधिनियम बनाया जाएगा। ये एक बात तय हो गई। क्या तय हो गई? कि भारत में 1919 अधिनियम के द्वारा जो है वो पूरी तरह से संवैधानिक रूप में सुधार नहीं हो पाए, इसलिए एक नया अधिनियम तैयार किया जाएगा जिसे जल्द ही भारत भेजा जाएगा। बस इतना ही था और कुछ नहीं हुआ। ये आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है, ठीक है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन है, ये कंप्लीट होता है। अब बिल्कुल पूजा सही कह रहे हैं मैम, नया वाला जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 ही है ना, बिल्कुल वो भारत शासन अधिनियम 1935 ही है। परंतु अगर हम बात करें 1932 में जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, तब इन लोगों को ये नहीं पता था कि 1935 होगा, 36 होगा, 33 होगा या 34 होगा, कब भेजेंगे, ये किसी को नहीं पता था। चलो यहां तक चीजें क्लियर होगी। तो आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी पूरा होता है। अब इसके बाद एक छोटी सी बात और सुन लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम पढ़ाए जाएंगे, और छोटी सी चीजें, छोटी छोटी बातें हैं वो कल करेंगे। अब एक बात देखो, यहाँ क्या होता है, जब महात्मा गांधी जो है वो पूना पैक्ट मतलब पूना समझौता करते हैं, तो पूना समझौता करने के बाद में महात्मा गांधी को न जाने ऐसे क्या आता है, जैसे होता है ना कई बार किसी व्यक्ति का एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है। ये महात्मा गांधी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आए महात्मा गांधी की लाइफ में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक उनके साथ में दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन में जाते हुए एक हादसा हुआ था। उस हादसे से वो बहुत ज्यादा हिल गए थे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं अंग्रेज, इतना गलत व्यवहार कैसे कर सकते हैं, तो उससे वो हिले थे। एक इनके सामने ये जैसे B.R. अम्बेडकर आए थे ना, जब B.R. अम्बेडकर आए थे तो इनके साथ में भी इन्होंने यही हुआ। तो यहां इन्होंने क्या किया है, महात्मा गांधी ने जो सक्रिय राजनीति थी ना, एक तरह से सक्रिय राजनीति से इन्होंने संन्यास ले लिया एक तरह से। क्यों? क्योंकि यहां देखा जाए तो वो कांग्रेस के किसी भी काम में या कांग्रेस में किसी चीजों में भाग नहीं ले रहे हैं। उनका केवल और केवल जो रुचि है, इनकी पूरी की पूरी रुचि या पूरी की पूरा जो इंटरेस्ट है ना, वो किसके ऊपर है? दलितों के उत्थान के ऊपर, दलितों का विकास करने का पूरा इन्होंने ध्यान लगा दिया कि कुछ भी हो जाए मुझे दलितों का विकास करना है, इनकी स्थिति को सुधारना है, कुछ भी किया जाए, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो है वो दलितों के विकास व उनके उत्थान के कार्यों में लग गए। अब जैसे कि आप सबको पता है कि महात्मा गांधी ने एक पत्रिका चलाई थी, बताओ उसका नाम क्या है? पत्रिका चलाई थी, क्या नाम था? सब होशियार हो, जेल मतलब एक पत्रिका चलाई थी 1933 में, क्या नाम था? हरिजन पत्रिका।
1933 में महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन पत्रिका निकाली गई। एग्जाम में अगर कभी देखो तो हरिजन जो शब्द था वो किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो आप दलित दलित बोलते हो ना, ये दलित दलित नहीं बोलना है आपको। तो बोले क्या बोलना है? आपको हरिजन बोलना है। और यहाँ हरिजन का मतलब क्या हुआ ये बताओ? हरिजन का मतलब क्या होता है? हरिजन का मतलब होता है, हरि का मतलब होता है कृष्ण, जन मतलब लोग, तो कृष्ण के लोग, भगवान का रूप है ये, ठीक है। कृष्ण का रूप, एक तरह से हरि जन मतलब भगवान का रूप है ये, कृष्ण का रूप है ये व्यक्ति। इन्हें दलित मत कहो, इन्हें दलित मत कहो। तो गांधी ने ये शब्द दिया था। अब देखो क्या हुआ है, अगर हम अभी की बात करें तो वर्तमान में इस शब्द के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब आप किसी भी व्यक्ति को हरिजन कह के नहीं पुकार सकते, ठीक है। अब आप हरिजन कह के कल शुरू मत हो जाना किसी व्यक्ति को कहना, फिर कहोगे मैडम आपने ये भी नहीं बताया कि करंट में भाई महात्मा गांधी ने शुरू किया है इस शब्द को, 1933 में शुरू किया इस शब्द को, ठीक है, और दिया इन्होंने ये शब्द, पत्रिका चलाई इन्होंने। पर आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखना, हरिजन जो शब्द है ना, हरिजन शब्द आज वर्तमान में प्रतिबंधित है। आज इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि हुआ क्या, जैसे दलित जो है ना वो एक विशेष समुदाय बन गया था, वैसे ही महात्मा गांधी ने एक नया शब्द दिया कि हरिजन। तो क्या किया यहाँ लोगों ने, हरिजन शब्द को भी एक समुदाय बना लिया। हरिजन शब्द को समुदाय बना लिया कि भाई जो दलित है वो हरिजन होंगे। अरे बोले ये थोड़ी ना करना था, मैंने तो उस नाम को जो दलित है उसको हटाया था कि तुम्हारे दिमाग में दलित सुनते क्या आता है? SC ST आता है, सीधा आएगा ना। वैसे ही धीरे धीरे क्या हुआ, हरिजन नया शब्द दिया महात्मा गांधी ने, ताकि लोग जब हरिजन बोले तो उनके मुंह में मिठास आए, उनके दिमाग में सकारात्मक सोच आए, दिल में प्रेम आए, इसलिए उन्होंने नाम दिया हरिजन। कितना अच्छा नाम दिया। और लोगों ने क्या किया, हरिजन को फिर जोड़ दिया SC ST से, ठीक है ना, ठीक है, हरिजन को फिर जोड़ दिया SC ST से। सिंपल सी बात समझो, हरिजन को फिर से जोड़ दिया कि भाई हरिजन जो होंगे वो दलित जाति के वर्ग के होंगे, निचली जाति के लोग होंगे। मैं आपको फिर कहती हूँ, मेरी क्लास में कोई ऊपर कोई नीचे जाति कोई नहीं है, जाति विशेष में मैं कभी बातचीत नहीं करती हूँ। जो लोगों की भाषा है मैं केवल वो आपके सामने रख रही हूँ। इंसान इंसान होता है। पीके मूवी से मोटिवेटेड रहो। कहाँ ठप्पा लगाए कि राजपूत है, ब्राह्मण है, मुस्लिम है, ठीक है ना, दलित है, कहीं कोई ठप्पा नहीं लगा, सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे। एजुकेशन जो है, कोई दलित वर्ग का अगर व्यक्ति, उसको एजुकेशन अगर अच्छी हुई है तो उससे बात करके देखना, आपको कहीं नहीं लगेगा कि ये किसी भी जाति का विशेष का है क्या, ठीक है। बस इतना ही मान के चलो कि हमेशा इनको कुचला गया, दबाया गया, इनका शोषण हुआ, और वो चीज हम झेल भी रहे हैं। आज जनरल वाले झेल रहे हैं, नो डाउट, जनरल वाले झेल रहे हैं ना आरक्षण से। चलो अब तो जनरल वालों को भी आरक्षण दे दिया, कोई बात नहीं। तो हरिजन पत्रिका निकाली गई। ये एग्जाम में न जाने कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना, कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। 1933 में महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन पत्रिका निकाली गई थी, और हरिजन शब्द जो है वो भी महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। महात्मा गांधी जो जब जेल में थे ना, महात्मा गांधी जब जेल में थे तो उन्होंने जेल में रहते हुए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अभियान चलाया था। जेल में रहते हुए उन्होंने, लगभग हम बात करते हैं तो इन्होंने अस्पृश्यता निवारण अभियान शुरू किया था। इन्होंने तो आत्मशुद्धि के लिए अनशन भी किया है, आत्मशुद्धि का भी अभियान चलाया था। लोगों में एक जागरूकता फैलाई थी कि ये जो दलित जाति ये जो है ना, इनको छोड़ दो, ये कुछ भी नहीं है, सब मनुष्य है, सबको मनुष्य की नजरों से ही देखा जाना चाहिए। चलो इसी के साथ एक और बात आती है आपके 17 नवंबर 1933 को वर्धा में यात्रा करते हैं, और यात्रा करते हुए जो दलित जाति के जो लोग थे, जो हरिजन जो व्यक्ति थे ना, ठीक है, हरिजन जो व्यक्ति थे, उन लोगों के प्रति बाकी सभी समुदाय में प्रेम भावना विकसित करने के लिए उन्होंने यात्रा की थी। वर्धा हरिजन यात्रा इसको कहते हैं। 7 नवंबर 1933 को इसे क्या कहा गया था? वर्धा हरिजन यात्रा इसे कहा गया था। बात क्लियर समझे? देखो 7 नवंबर 1933 को वर्धा में इन्होंने यात्रा की है। हरिजन जो लोग थे, जो दलित जाति के लोग थे, उनके विकास के काम करने के लिए। उनका विकास कैसे होगा?
उनके विकास में सबसे पहले महात्मा गांधी ने जिस चीज पर फोकस किया था, देखो बी आर अम्बेडकर फोकस किस चीज के ऊपर कर रहे हैं कि हमें समान दर्जा दो, एक साथ बिठाओ, ठीक है। बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा कि एक साथ बिठाओ हमें, तब हमें समान दर्जा मिलेगा, तब हमारे यहाँ इक्विलिटी आएगी ना, तब काम हम अच्छे से कर पाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा बेटा इक्विलिटी, एक सीट पर बिठाने के बाद में भी आपको समान दर्जा नहीं मिलेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, लोगों के दिलों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी, लोगों के दिलों में आपको उनका दिल जीतना पड़ेगा, उनके दिलों में, उनके दिमाग के अंदर जो ये भावनाएं हैं उन्हें खत्म करना पड़ेगा। और इसको लेकर महात्मा गांधी ने बहुत अच्छे प्रयास भी किए, ठीक है, नो डाउट। तो इस तरह महात्मा गांधी जो है उन्होंने सक्रिय राजनीति, मतलब अगर हम बात करें तो सक्रिय राजनीति में उन्होंने पूरी तरह से उस पर भाग नहीं लिया। कांग्रेस अपना काम कर रही है साइड बैक में, और इधर जो है कांग्रेस अपना काम कर रही है, और इधर जो महात्मा गांधी है वो किस में लग गए हैं, हरिजन, मतलब दलितों के उत्थान में, विकास में, सब में। और बी आर अम्बेडकर इन दोनों की विचारधाराओं में, समझ गए, बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं बराबर बिठाओ, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि दिलों में सम्मान जगाओ, दिलों में सम्मान जगाओ। ये दोनों सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो महात्मा गांधी धीरे धीरे लगभग साल 2 साल जो है ना, साल 2 साल थोड़ा सा दूर रहते हैं, और जैसे 1935 का अधिनियम आता है ना, उसके बाद में वापस वो कांग्रेस से जुड़ते हैं। हालांकि एक बार तो इस्तीफा भी दे देते हैं, वो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलो आज का टॉपिक जो है वो हमारा यही कंप्लीट होता है। ये सारे जो कंटेंट हमें आज डिस्कस करने थे वो हमने कर लिए। कल 1935 का अधिनियम, प्रांतों में चुनाव हुए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे, और आपका एक वामपंथी आंदोलन था वो चर्चा कर लेंगे। टाइम रहा तो मैंने आपको एक छोटी सी चीज पढ़ा रखी है ना, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, ठीक है, जिसमें आपके बम फोड़ना है, हत्या करना है, चोरी करना, ये सारी जो हिंसक गतिविधियां होती है ना वो सारी इसमें आएंगी, तो वो पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम लोग अगस्त प्रस्ताव पे चलेंगे। तो कोशिश ये है कि लगभग मैं 7-8 दिन में, जो लास्ट 10 दिन के अंदर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगी, राष्ट्रीय आंदोलन पूरा हो जाएगा। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री में तो फिर आप कभी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ लेंगे, भगत सिंह के इंडिविजुअल के बारे में पढ़ लेंगे, आप जैसे कि गवर्नर के बारे में पढ़ लेंगे, कौन कौन से रहे, वायसराय के बारे में पढ़ लेंगे। इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटे मोटे जो क्वेश्चंस है वो आ जाएंगे।